द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग हमारे साथ जो भी जैसे नवीन, आर्यन, निधि, मूनलाइट, रोहित, ज्योति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी आपका जुड़कर प्रैक्टिस सेट का लाभ लेते रहें। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे जिससे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने में आसानी हो। तो उम्मीद है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है, महात्माओं और विद्वानों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ से स्टार्ट करना है। यह पहला पेज है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, ये सेकंड पेज है, दूसरा पेज है। साथ साथ देखिए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में है, अधिक बोलने वाले अभिभावकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक, नकारात्मक, गलत या फिर उदासीन? चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और एक बात तो सही है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस गद्यांश के अनुसार। ये ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ना कि मनोविज्ञान के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है, इसमें उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है बताना है। कम बोलना, कम सुनना, श्रवण कौशल का महत्व, बोलने का महत्व। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे श्रवण कौशल का महत्व बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका पद्यांश से लिया गया है। ये देखिए पद्यांश है, कविता इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बनाएंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए, इतना समय नहीं लगाया जाता है, थोड़ा तेज कर लीजिए अपनी पढ़ाई को। यहाँ पे चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किस लिए आवाज़ उठाने की बात कही है? तो कवि ने किस लिए आवाज़ उठाने की बात कही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धरती को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यही आवाज़ उठाया गया है कवि के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न, इसमें पद्यांश के अनुसार पराये कौन हो गए हैं? परजीवी, हवाएं, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे परजीवी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यहाँ पे यण संधि जो होती है ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यण और स्वर संधि, यहाँ पर दीर्घ संधि भी होती है। और संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग। तो यहाँ पे इन प्रकार का संधियाँ होती हैं, लेकिन यण संधि का संबंध जो है वो स्वर संधि से है, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि हम दिल्ली जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? हम दिल्ली जाएंगे में सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, धाय। देखिए यह शब्द लिखा है, धाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सातवें का सी बिल्कुल, ये तरण जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं धाय का पर्यायवाची की, तो धाय की पर्यायवाची धात्री, अम्मा, सेविका ये सभी होते हैं, बट तरण जो है ये पर्यायवाची इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नदी की पर्यायवाची होती है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, सुधा निधि किस कवि की रचना है? क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताएं। आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बहुत थोड़ा तेज़ी के साथ, यहाँ पे ऑप्शन इसका पहला बिल्कुल यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तोष। यहाँ पे सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो तोष की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। निचाई शब्द कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? 9 नंबर का बताइए। चलिए कमेंट करिए आप लोग, बहुत अच्छे। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा है। निचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसमें देखिए आप लोग से क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो वाक्य लिखा है, आज मैं गया था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा?
स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या फिर रीतिवाचक। 10 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कालवाचक। आज मैं गया था, यानी कि आज की बात किया गया है, तो यहाँ पे काल या समय की बात किया गया है। अच्छा समय लिखा होता तो आप लोग समझ जाते, लेकिन यहाँ काल लिखा है, तो सी बिल्कुल सही है ऑप्शन। और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि कंठ और तालु के स्पर्श से जो उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। माफ़ कीजिए, यहाँ नाम नहीं पूछा गया है, उस स्वर के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से स्वर होते हैं जो कंठ और तालु से स्पर्श से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए व आय, कंठ तालु इनको कहा जाता है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आय कहाँ पे है भाई, ये देखिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न में है, तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में ये समास कौन सा है, चलिए बताइए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे द्वंद्व समास, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तन मन धन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द्वंद्व बिल्कुल सही ऑप्शन, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही होगा भाई बताइए। गरीबों को वस्त्र देने का यहाँ पे संप्रदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल, जब कहीं पे किसी को देने की बात किया जाएगा तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये निस्तेज जो लिखा है ये ओजस्वी का विलोम शब्द है, यानी विलोमार्थी शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है आपका, जो व्यर्थ की बातें करता हो वाक्य के लिए उसके लिए शब्द क्या लिखेंगे। व्याभिचारी, मितभाषी, वाचाल या फिर अल्पभाषी। देखिए वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, और यहीं पे बात करते हैं जो व्यर्थ की बातें करता हो वही शब्द सही हो जाएगा, ठीक। अधिक बोलने वाला या जो व्यर्थ की बातें करते हो यही बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन वाचाल हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपको लिखना है कम लिखना है, मान लीजिए कमल लिखना है तो क म, एक मिनट कलम लिखते हैं, क म और ला लिखेंगे तो तीनों को जब मिला देंगे तो ये कमल बन जाएगा, क्योंकि ये सार्थक शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे बनेगा क्या, संज्ञा बनेगा, वचन बनेगा, वाक्य बनेगा या फिर क्रिया बनेगा। देखिए यहाँ से शब्द नहीं दिया गया है, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, और अगर ऐसे शब्दों को रख देंगे सही क्रम में तो वो क्या बन जाएगा ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे ये लिखा गया है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो ये एक क्रम में लिखा गया है, यही अभी आगे पीछे करके शब्दों को लिख दिया जाए तो क्या ये सही क्रम इसका बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह महिला विद्वान है, इसमें शुद्ध रूप कौन सा होगा, इसका सही रूप कौन सा होगा। 17 का ऑप्शन नंबर पहला, वह महिला विदुषी है। विद्वान जो है ये पुरुष के लिए यूज होता है और महिला के लिए क्या होता है, विदुषी का प्रयोग होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, यहाँ पे अपोजिट भी पूछ सकता है, विद्वान का अपोजिट क्या होता है, विदुषी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे, और इसमें तू डाल डाल मैं पात पात, इसमें लोकोक्तियाँ जो हैं इसका अर्थ बताइए। 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे से पहला बिल्कुल सही, दोनों चालाक, यानी कि अगर एक पहला चालाक है तो दूसरा भी चालाक होगा, तो यही इसका तात्पर्य है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे माधुर्य गुण का उपयोग किस रस में होता है। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यहाँ पे श्रृंगार रस के अंतर्गत इसका किया जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पे ये सून और ये चून ये शब्द जो आए हैं, ठीक है, ये सब एक ही शब्द के अंतर यानी चिपके हुए शब्द हैं, और ये श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 20वें का कौन सा सही होगा, तो 20वें के माफ़ कीजिए मैं सी शायद बोल रहा हूँ, 20 श्लेष अलंकार बी सही होगा। क्लियर, टिक मार रहा हूँ बी पर, आवाज़ शायद सी कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसी के साथ जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से, अच्छा है 1 मिनट, ये 20 प्रश्न हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अंग्रेजी के पोर्शन पे चलते हैं और अंग्रेजी का पोर्शन में पहला यानी कि 21-22 क्वेश्चन नंबर जो है ये इस पैसेज से लिया गया है। इस पैसेज को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। पैसेज पूरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट डे वील टेकिंग माई इवनिंग वॉक। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पढ़ना है। गेस्ट ऑफ द इवनिंग वो कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद है। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिए। चलिए 21 नंबर पे चलते हैं और इसमें पूछा गया है कि हु वाज कमिंग बिहाइंड द ऑथर। 1 मिनट, आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए और इसके ऑप्शन को केवल बताएंगे आप लोग। इसके जो है हमारे साथ ऑप्शन मिलान करिए। 10 प्रश्न है इसका, कितने आपके बनते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी सही होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, द हलवाई बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में भी व्हाई वाज हलवाई कम टू ऑथर्स हाउस। तो यहाँ पे 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 23 नंबर की बात करें और 24 नंबर के, तो ये पोएम से लिया गया है। ये देखिए पोएम है और इस पोएम को आप लोग यहाँ से यहाँ तक है, इसको अच्छे से पढ़िए। 23-24 नंबर का, क्योंकि आपको जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर को। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और 23 के बाद चौथे पे चलेंगे 24 नंबर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका एडवर्ब यहाँ पे भर दिया जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें 25 से 29 नंबर का, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टेड क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। और पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस है आपका, इसको पढ़िए और बनाइए कौन सा सही होगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ही सही है। नेक्स्ट 26 की बात करें तो 26 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे विदाउट भर दिया जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 36 की बात करें, अच्छा माफ़ कीजिए 26 के बाद 27 आता है, 36 नहीं भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बट इफ़। और उसी के साथ नेक्स्ट की बात करें 28 नंबर की, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे गार्बेज भर दिया जाएगा। और उसी के साथ 30 नंबर के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में जैसे ये शब्द लिखा गया है कांग्रेचुलेशंस यू, यहाँ पे यह विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, ये भी ध्यान रखिएगा। यू फिनिश्ड द सेकेंड एक्सरसाइज। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है, सेकेंड जो लिखा गया है, ये क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजक्शन है? तो ये जो आपका एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न जो स्टार्ट होता है, ये आपके संस्कृत के पोर्शन का है। इसमें 10 प्रश्न आएंगे और आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलें। 33 नंबर की बात करते हैं, माफ़ कीजिए 33 नहीं है भाई, 32 है, अन्यथा एक छूट जाएगा। तो यहाँ पे 32 नंबर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन इसका विश्वात्म बिल्कुल सही ऑप्शन। 33 पे चलते हैं और 33 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। दृश्य प्लस अनियर, यहाँ पे अनियर प्रत्यय तो दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है संधि विच्छेदित का हुआ यानी प्रत्यय की बात किया गया है, तो दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो दृश्य प्लस अनियर बराबर दर्शनीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 की बात करें तो 34 का पहला ही ऑप्शन आपका अपी बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 35 की बात करते हैं तो 35 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। उपवनम परितः नदी बहती, केवल ये ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 36 नंबर की बात करते हैं तो 36 नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन गच्छति यहाँ पे भर दिया जाएगा। चलिए इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे। बालकः पुस्तकान पठन्ति, ये यहाँ पे बालकान जो लिखा, माफ़ कीजिए बालकान कह रहे हैं भाई, पुस्तकान जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? 37 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल पुस्तकानी हो जाएगा। क्या? पुस्तकानी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ 38 और 39 नंबर की बात करते हैं तो ये गद्यांश से है, संस्कृत का गद्यांश है। इसको आराम से पढ़ेंगे बैठकर, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आंसर नीचे है, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन को कौन सा सही होगा।
38 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल क्रोध सही हो जाएगा। 29 नंबर की बात करते हैं तो 29 नंबर में कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे रामायण ये सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। 40 नंबर की बात करते हैं तो ये पद्यांश लिखा है, नहीं श्लोक है। इस श्लोक को पढ़िए और 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सो है बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये विज्ञान का पोर्शन है। विज्ञान में भी 10 प्रश्न आपको ऐसे ही हूबहू मिलेंगे जैसे हमेशा प्रैक्टिस सेट में करते आए हैं। चलिए देखते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, इसमें आहार नाल की पेशीय संकुचन क्या कहलाती है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग के लिए एक अच्छी सी खबर है, सूचना है, उसको भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। कर्मानुकुंचन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो आहार नाल की पेशीय संकुचन होती है उसको कर्मानुकुंचन कहा जाता है। हाँ चलिए देख लेते हैं। आप लोग के लिए सोचना जो मैं बता रहा था सोचना यह है कि प्रत्येक विषय के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनकी PDF तैयार कराई जा रही है। और आप लोगों को अगर ये पढ़ना है तो आप लोग पढ़ने के बाद को जो है बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्शन के भागीदार बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों का PDF आपको जल्द ही दे दिया जाएगा और ये मात्र नाम मात्र शुल्क पर आपको दिया जाएगा। और इसमें लगभग आपका 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जो संभावित आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको कलेक्शन करके अलग से बनाया जा रहा है। तो आप लोग ठीक है तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा रोग थायमीन की कमी से होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन बी का ये रोग है, विटामिन बी की कमी से होने वाला, और जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में किस परत में हीलियम गैस की प्रतिशतता अधिकतम है। यहाँ पे कौन सी ऐसी परत है जिसमें हीलियम गैस की सबसे अधिक प्रतिशतता है। हीलियम गैस की बात करते हैं तो ये अक्रिय गैस होती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको। ठीक, कौन सा, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या जैव खाद के रूप में उपयोगी है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो राइजोबियम का उपयोग जैव खाद के लिए सबसे उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा, पहला, राइजोबियम। और इसी के साथ अगला प्रश्न है फिनोल्फथेलीन सूचक अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में कौन कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे रंगहीन तथा गुलाबी रंग ये प्रदर्शित करेगा। रंगहीन तो होगा ही होगा आपका अम्लीय, लेकिन क्षारीय विलयन जो है ये आपका रंग जो प्रदर्शित करेगा वो गुलाबी होगा। यानी कि ये दोनों ऐसा कह सकते हैं कि अम्लीय क्षारीय दोनों जो विलयन होगा या रंगहीन तो होगा ही होगा, साथ साथ इसका रंग जो होगा वो गुलाबी रंग का होगा। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न भी चलेंगे। और इसमें धातुओं की वायु के क्रिया का एक उदाहरण देना है, वो बताइए कौन सा होगा। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कोका कोला या दूसरे मृदु पेयों का खट्टा और तीखा स्वाद किस प्रकार की अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। 47 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे फास्फोटिक अम्ल का कारण ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया कि सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों में कौन सा गुण सर्वनिष्ठ होता है, मतलब उभयनिष्ठ होता है, सभी प्रकार के तरंगों में वो होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी। देखते हैं ए वाला। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में है माध्यम के कणों की सहायता से ये आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। चाहे जो भी तरंग हो भाई वो जो माध्यम होता है इनका कण ही होते हैं। नेक्स्ट है माध्यम का तरंग गति के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बहुत सही बात है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
तो पहला यह प्रकीर्णन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि यन छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान यम है किसी सतह पे प्रत्यास्थतः u वेग से टकराती हैं, सतह पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? 50वें का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 2m(n)u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, ये गणित का पोर्शन है। यहाँ पे 51 से लेकर के 70 तक आपका गणित है। अभी इस प्रश्न का गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा हमारे पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक। या 10 जो है ये आप लोग अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग खुद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे। वहाँ से सब्सक्राइब करने के वहाँ मतलब फॉलो करने के बाद आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ से इसका PDF 150 प्रश्नों का हूबहू PDF आपको मिल जाएगा, लोड उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले पोर्शन पर चलते हैं। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, पर्यावरण के साथ साथ आपको करंट अफेयर के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 71 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? जिसमें पूछा गया है कि किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? अच्छा प्रश्न इजी भी है। यहाँ पे पहला ही इरावदी नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अपना भारत इसी इरावदी नदी पर ही जो है एक पुल बना रहा है जो भारत के आवागमन के लिए सबसे आसान होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है, ये बताइए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल स्वर्ण नदी पे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल स्वर्ण नदी पर ये बना है हुंडरू। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है? 73 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 73 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस हो जाएगा। कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की गई थी। क्लियर। और ये अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई। चलिए अगले पे बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये सभा है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 74 नंबर का प्रश्न है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। स्थापना के सन की बात करते हैं तो सन 1839 है। कौन सा? 1839 सन है। और ये इसकी स्थापना देवेंद्र टैगोर द्वारा की गई थी, जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, उनके द्वारा देवेंद्र टैगोर के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देवेंद्र टैगोर कहाँ है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये इन्होंने ही जो है एनी बेसेंट हैं। पहला ऑप्शन, अच्छा एक मिनट भारतीय, हाँ ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे एनी बेसेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और इन्होंने 1917 में कोलकाता का अधिवेशन किया था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, 1917 में कोलकाता का अधिवेशन किया था। और अगर यहीं पे अगर पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाता। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, सहकारी आयोग का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सहकारी आयोग का गठन की बात करते हैं 1983 में इसका गठन किया गया। और इसका अर्थ है कि केंद्र राज्यों के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1883 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी मेट्रो कहाँ और कब चली थी? तो ये जो है मेट्रो लंदन में 1963 में चली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ पे प्रथम की बात किया गया है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में दूसरी भी बतानी है। चलिए देखते हैं। ये जो है मॉडल थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। कमेंट करके आप लोग दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल बताना है कौन सा सही होगा। चलिए इसी में बता दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। तो यहाँ पे दूसरे की जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर थी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मैंने पूछा है वो महालनोबिस पर आधारित थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुगलकालीन चित्रों में किन दो प्रकार की चित्र शैलियों का चित्रण हुआ है। 79 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा 79 का वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय और ईरानी दो प्रकार के चित्र शैलियों का चित्रण हुआ है। और अगले प्रश्न पे चलेंगे तो इसमें पूछा गया है कि भारत में सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। यहाँ पर भी बिल्कुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, यानी दूसरे पंचवर्षीय। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस आयु अवस्था में होती है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये किशोर अवस्था में होता है कि वो अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकें या अपनी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अधिगम संबंधित समस्याओं का निराकरण किस विधि द्वारा होता है। अधिगम का तात्पर्य है कि सीखने में जो समस्या होती है उसका निराकरण किस विधि से करते हैं। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा करते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्वारा अपने छात्रों को दिया जाने वाला संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो जब उनकी परीक्षाएँ क्या कहते हैं शिक्षा पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उनके द्वारा जो आखिर में यानी अंत में गुरुओं के द्वारा छात्रों को या शिक्षकों को संस्कार दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे समावर्तन संस्कार कहते हैं। कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है। 84, तो 84 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरणा या डी, ये सभी। और उसी के साथ अगला प्रश्न है ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। 85 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। ऑप्शन यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की घटती हुई जनसंख्या को बढ़ाना। और उसी के साथ अगला प्रश्न है रोस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। एक आकृति को पूर्णतः के रूप में लेना ही आपका रोस्टाल्ट हो जाता है। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी साथ साथ। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको हम लोग पिछड़े बालक कहते हैं। क्या? पिछड़े बालक। ऑप्शन से बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो पहला 1989 1989 में ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं सामान्यतः किस संख्याओं को किस उम्र में समझने लगते हैं। मतलब ये संख्याएं जो होती हैं बच्चे किस उम्र में समझने लगते हैं, वो भी जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। वो 4 से जो 7 वर्ष का बीच में वर्ष है ये इसको अमूर्त अवस्था 7 कहा जाता है। माफ़ कीजिए, अमूर्त नहीं, ये दूसरी अवस्था इनकी होती है। नहीं दूसरी नहीं भाई, ये तीसरी अवस्था है, क्योंकि पहला 0 से 2 है और दूसरी जो है 2 से 4 है। ठीक है, और 4 से 7 की अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था होती है और ये अमूर्त अवस्था होती है। अमूर्त नहीं, मूर्त अवस्था होती है जिसको औपचारिक अवस्था कहा जाता है। ठीक, वहीं साथ साथ चौथी अवस्था जो होती है उसको अमूर्त अवस्था कहते हैं और उसको अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं, भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है। 90 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला वेद होता है। वैदिक काल शिक्षा किससे ग्रहण करते थे लोग? वेद से। ऑप्शन ये बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तियों के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अहम, इदम, अहम, पराहम, ये सभी सही है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, यह सीखने की क्रिया में बालक के किस स्वभाव को व्यक्त करता है।
चलिए बताइए फटाफट आंसर इसका। 92 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जिज्ञासु कहलाता है, क्या कहलाते हैं उसको, किस में व्यक्त करता है? जिज्ञासु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न हैं इसलिए हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही समय ज़्यादा लग रहा है और वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग रिसीव कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 1 घंटे के अंदर 45 मिनट में ही आपको 150 प्रश्नों को कवर करा लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात जैसे वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है, परंतु ये बातें इतनी पेचीदा ढंग से संयुक्त होती हैं कि प्रायः वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना कठिन हो जाता है। तो उपरोक्त कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ये R.S. वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, पाठ्य मनोविज्ञान से संबंधित जो ZPD है इसका पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, समयस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 95 नंबर है, विकास किस और किस दोनों से प्रभावित होता है? यानी कि विकास की बात करते हैं तो किन 2 चीज़ों से प्रभावित होता है? और ये आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, एक वंशानुक्रम होती है, दूसरा वातावरण होता है, दोनों का 50-50% का अपना हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी चिंतन में कौन प्रकार है? 96 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सही, चाहे वो अभिसारी हो, अपसारी हो, सर्जनात्मक चिंतन हो या आलोचनात्मक। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका कि 97 नंबर में है कि शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन कौन सम्मिलित हैं? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 97 नंबर का क्वेश्चन नंबर है और प्रश्न इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे वो संलग्न हो, अन्वेषण की क्षमता हो या मानक हो, ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक व गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने की बात चाहे जहाँ आए या फिर अधिगम की बात चाहे जहाँ आए, वो हमेशा याद रखिएगा थॉर्नडाइक हमेशा सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट, कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार कितने हैं? यहाँ पे कौन सा प्रकार है कक्षा कक्ष के वातावरण का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो, चाहे पैतृक वातावरण हो या खुला या स्वतायत हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो शा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो ये किस रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्लेक्सिया से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यानी पठन विकार से संबंधित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2018 को IAAF की ट्रैक स्पर्धा में जीतने वाली प्रथम एथलीट बनने की उपलब्धि किसे प्राप्त है? देखिए करंट अफेयर को थोड़ा हम सोच रहे हैं स्किप कर दें तो सही रहेगा, ठीक, लेकिन इसको पढ़ लिए बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमा दास ने किया है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस के रूप में 19वीं वर्षगांठ पूरे भारत में कब मनाई गई? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है और अभी जल्द में ही फिर जो है आप लोग देखे होंगे विजय दिवस मनाया गया। ये किस दिन मनाया गया? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग आंसर को। तो यहाँ पे ये 26 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है जुलाई, अच्छा हाँ सही, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 2021 की बात करें तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां सदस्य बन गया है? तो यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। 103 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, म्यांमार बिल्कुल सही है। लेकिन हाल ही में अभी करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में जो बना है वो आप लोग को बता दें। 100वां देश जो बना है वो USA बना है, यानी अमेरिका बना है। और 101वां देश जो बना है वो आपका वारमुड़ा और वारासोर करके 2 देश हैं, वो दोनों जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरी बात, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये अपने भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो स्थित है और ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है इसका वो सही हो जाएगा 68वां देश सी, म्यांमार बना है।
इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश में अपने कौन सा है? तो यहाँ पर भी अक्षय कुमार जी हैं, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव 2018 का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? 105 की बात करें, ऑप्शन सी बिल्कुल 12 हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा ये क्या कहते हैं, करंट अफेयर से छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को छोड़ने कोई मतलब नहीं है। चलिए 109 की बात करते हैं। यहाँ पे 109 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि समुद्री उत्पाद संस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना को क्या नाम दिया गया? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री, क्या हो रहा है भाई, भग क्यों रहा है? यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसी को नाम दिया गया है, यही नाम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेची नदी पर एक नए पुल के निर्माण हेतु भारत और किस देश के मध्य हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो सी बिल्कुल नेपाल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लेनिन के द्वारा लिखी गई है दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा लिखी गई है। नेक्स्ट, मंगोलिया की राजधानी का नाम बताइए। मंगोलिया की राजधानी बहुत अच्छा है, जब उन्होंने मांग लिया, ऐसे याद कर सकते हैं, मंगोलिया का जो है जब उन्होंने मांग लिया तो उन्होंने अपना सब कुछ बटोर कर लेकर चल दिया, यानी उलान बटोर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, मंगोलिया का क्या, उलान बटोर, बिल्कुल सही ऑप्शन भी। और इसी के साथ नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई ने किसके चित्र को के साथ 100 रुपये के नोट हाल ही में जारी किए हैं? मतलब ये 100 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र बना है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। 115 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल, रानी की बाग बनी हुई है, सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? 116 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे 734 युवाओं को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस कलाकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणा साई राम को किया गया है, सी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध जो है वो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फुटबॉल से है। बहुत अच्छे, अगले प्रश्न में चलते हैं, EMS तेज कुमार द्वारा संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से है? क्षेत्र पूछा गया, खेल नहीं पूछा गया। 119 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, शतरंज से हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी करंट अफेयर का है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात किया गया है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI कहते हैं, जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया, उसके नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर होता है वहाँ पे शासन जो होता है वो प्रशंसक का होता है, ठीक, प्रशासक कह सकते हैं, प्रशंसक अलग चीज़ है, प्रशासक होता है, ठीक। या फिर अगर जहाँ पर मुख्यमंत्री को चुना जाता है, विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पे आपका उपराज्यपाल देखता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सैयद सलाल मीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? इजी प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद सलाल मीरा की बात किया गया है, बहराइच में लगता है। वहीं पे बाराबंकी की बात करते हैं, बाराबंकी में आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा मेला लगता है। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2 वर्ष बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर भी तुर्की बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हैं, उन्हें
किसने नियुक्त किया गया है, उन्हें किसे नियुक्त किया गया है। 125 का सी बिल्कुल सही, नरसिम्हा रेड्डी, ऑप्शन सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न ये करंट का है, छोड़ते हैं। ये मलखंभ क्या है, तो ये बताइए। चलिए मलखंभ क्या है भाई। 127 का ऑप्शन नंबर मलखंभ जो है वो मार्शल आर्ट एक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कलारी पट्टू कहाँ प्रचलित है। ये कलारी पट्टू जो है ये कहाँ पर प्रचलित है, तो ये केरल का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये केरल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है मर्मशास्त्रम का अभिप्राय क्या होता है या किससे है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पेट के संवेदनशील बिंदुओं का अध्ययन करना ही सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ने CMS और खान प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। 130 का बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल पीयूष गोयल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 सेंटीमीटर, अच्छा ये गणित का पोर्शन यहाँ से, अच्छा 130, अच्छा ये रीजनिंग का होगा, यहाँ पे पूछ लिया गया है। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, रीजनिंग का ही, क्यों, क्योंकि इसमें आपको घरों में विभाजित करना है। ठीक, रीजनिंग का प्रश्न है, कोई बात नहीं। चलिए 5 प्रश्न को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ये सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, आप लोग वहाँ से जाकर के जो देख लिया करें। 36 नंबर से चलते हैं, कंप्यूटर का प्रश्न है। 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी इसमें हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर शिक्षण के कितने स्तर होते हैं ये बताना है, तो शिक्षण के 4 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट 3 होते हैं भाई, 3 स्तर होते हैं। ठीक, वही मैं भी सोच रहा था 4, बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसको देख लीजिएगा। 136 का कौन सा सही होगा, तो बी बिल्कुल 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्मृति स्तर होती है, एक बोध स्तर होता है, एक चिंतन स्तर होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 स्तर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्मृति, बोध और चिंतन। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है। 137 का बताइए। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का कार्य ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे दोनों है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना या वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, आप लोग इस समय वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है, मौसम देखते रहते हैं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। ठीक, यही है और ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी सही हो जाएगा। ये सभी, चाहे वो गूगल क्रोम की बात करें, मौजिला फायरफॉक्स की बात करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, ये सभी सही हो जाएंगे। ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र का मतलब सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए नहीं सर्च इंजन में ये एप्लीकेशन जो है वहाँ से जो गूगल से सर्च करते हैं ये जो इस समय, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये अलग होते हैं वेब ब्राउज़र। और उसी के साथ अगला प्रश्न है शैक्षणिक तकनीकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शैक्षणिक तकनीकों को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। अभी यही ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग यही पढ़े थे कि शिक्षण के कितने भाग होते हैं। ये देखिए, ये 36 नंबर का क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा वहाँ पे घुमा दिया गया है 39 नंबर में, यहाँ पे शैक्षणिक पहुँच लिया गया था, यहाँ पर 3 भी सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके जो है भाग अलग अलग हैं। कौन कौन से, वहाँ पे शैक्षणिक तकनीकी के बारे में पूछा गया था, वहाँ पे होते कौन से हैं ये पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला है आपका व्यवहार, दूसरा अनुदेशन और तीसरा शिक्षण तकनीकी होता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया। 140 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है विकास किया गया है। अगला प्रश्न है आपका शिक्षक को चिंतन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, और यह प्रश्न आपका जीवन कौशल मनोभिव्यक्ति से प्रश्न लिया गया है, इसमें 10 प्रश्न होंगे। चलिए बताइए शिक्षक को चिंतन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह जो होता है उस नहीं करना चाहिए उसका। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है व्यावसायिक
नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षक किस दशक में बढ़ा है? 142 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा सही हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे। 142 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1980 से 90 में है। नेक्स्ट है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो ऐसे आप पूछते हैं क्यों, तो यही प्रेरणा का प्रश्न होता है। ठीक, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये पहला ही ऑप्शन फ्रेंच एंड क्रचफील्ड का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? बी बिल्कुल JB बेयर्स के द्वारा। JB सीयर्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका वंचित वर्ग के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा दी जाती है, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, ये कहावत किस दंडात्मक सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताइए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो होता है उस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि शिक्षा में कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है? 147 का क्वेश्चन आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे वर्णनात्मक प्रकार की जो नैतिकता होती है उसको स्थान दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें अभिप्रेरणा का मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? 139 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड को ही मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? 149 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे डी हो जाएगा। एक मिनट 149 का लगा रहे हैं भाई, डी पे क्यों लगा रहे हैं ये मैं समझा। 149 का ये सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 में चलते हैं। क्वेश्चन 50 का मैंने 5 लगा दिया था। देखते हैं कौन सा सही। अध्ययन के कितने उपागम होते हैं? तो यहाँ 3 उपागम होते हैं। कौन कौन से बताइए आप लोग कमेंट करके। 3 उपागम होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है विषय केंद्रित, दूसरा होता है छात्र केंद्रित, और तीसरा क्या होता है? अध्यापक केंद्रित। ऐसे कह सकते हैं जैसे पहला जो होता है वो अध्यापक होता है, दूसरा छात्र होता है, तीसरा पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम कह सकते हैं। 3 उपागम होते हैं। देन के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही बने हैं। चलिए हम लोग ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।